औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 CS 304 का। इसके अंदर जो जो चीज़ें कवर होने वाली हैं वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंबर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, बस ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इनलाइन फंक्शन भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम इनके अंदर पढ़ने वाले हैं और इसकी कुछ टाइप्स होंगी, तो थोड़ा लंबी थोड़ी चौड़ी चीज़ें हैं। तो चलो हम शॉर्ट में करते हैं क्या क्या हमने करना है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ी थी, राइट। कैरेक्टर डेटा टाइप वो क्या करती है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कैर स्टैटिक नेम, तो मैं यहाँ पे नेम स्टोर कर पा रहा था, राइट। तो ये अलाउ था, ठीक है, हमने पिछली लेक्चर के अंदर भी देखा है, ये अलाउ था। हमें वार्निंग आ रही है, आपको पता है कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है वार्निंग के लिए, तो आप वो यूज़ कर लेना, ठीक है। अब मैं कैरेक्टर अरे के थ्रू मैं इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ, कैर फॉर एग्जांपल नेम। ओके, मैंने कोई साइज़ नहीं दिया इसको और मैं इसको इनिशियलाइज ब्रैकेट्स के थ्रू करवा रहा हूँ। इस तरह भी करवा सकते हैं, राइट। मैंने कहा आई एम ओ ओ एंड देन मैं लिख दिया आर, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे मैंने नेम प्रिंट कर दिया, तो इसने क्या प्रिंट कर देना, मुझे मेरा नेम प्रिंट कर देना, और क्या। जो मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाया इसको, ठीक है, इसने प्रिंट कर देना। अब मैं इस नेम की लेंथ निकालना चाहता हूँ। आपको पता है सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है। और लेंथ कैसे निकालते हो भाई, STR निकालो और लेंथ निकाल लो इस नेम की, आपको बताया था मैंने। तो कितनी लेंथ आएगी, 7 डिजिट्स आएंगे, ठीक है, 7 डिजिट्स आ जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा लेता हूँ, कैर नेम एन लेता हूँ, एन के नाम से, ठीक है। मैंने कहा दिया ये यहाँ पे ए, मैंने कहा ए है, एच है, और मैंने कहा एम है, और मैंने कहा इसका ई है, और मैंने कहा इसका डी है, ठीक है। तो अहमद मतलब मैंने कहा इसका, पहले तो मैं नेम प्रिंट करता हूँ, इसका प्रिंट कर दिया कि नहीं, सी आउट एन को प्रिंट करता हूँ क्योंकि एन के अंदर स्टोर है। एन नीचे वाली क्या कर रही है, नीचे वाली लेंथ प्रिंट कर रहा है, ऊपर वाला नेम प्रिंट कर रहा है, अहमद, ठीक है। अब यहाँ पे खुद आप देख लो, लेंथ हमारे पास 12 आ गई। अब ये कैसे हुआ भाई, लेंथ तो हमारे पास अहमद की कितनी थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे तक थी। लेकिन अगर मैं इसकी निकालूँ STRLEN लगा के इसकी भी निकालूँ तो उसकी कितनी निकलेगी, एन की। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो एन की कितनी निकलेगी, एन की भी आई थिंक 5 निकलेगी, एन की 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगले नेम की मेरे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसने 5 जो पीछे वाली नेम की थी उनको ऐड कर दिया, तो इसने डायरेक्टली मुझे दे दी 12। तो ये 12 क्यों आ रही है भाई, 12 क्यों आ रही है यहाँ पे, 12 क्यों आ रही है। तो भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक आपका जो होता है ना STRLEN वाला फंक्शन, वो कब तक वर्क करता है, STRLEN आपका जो फंक्शन है ना, STRLEN रन करता है, लेंथ ढूंढता है जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ओके, जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक नेम है टी है, ठीक है, और मेरे पास ए है, और इधर मेरे पास इस इंडेक्स के ऊपर आई है, इस इंडेक्स के ऊपर एम है, इस इंडेक्स के ऊपर ओ है, इस इंडेक्स के ऊपर भी ओ है, और इस इंडेक्स के ऊपर आर है, और एक एक्स्ट्रा इंडेक्स है। इसको नहीं पता आर के बाद क्या है, कुछ भी नहीं खाली। लेकिन कैरेक्टर अरे के बारे में जब हम STRLEN यूज़ करते हैं, इसको जब तक नल नहीं मिल जाता ना तब तक ये उनकी लेंथ निकालता रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है,
12 प्रिंट कर रहा है इसको। मैं अगर इसको रन करूँ दोबारा तो आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, 12 प्रिंट हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे ना 7 प्रिंट हो, क्योंकि मेरी लेंथ तो 7 है, टी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड कर दूँगा। वो कैसे, \0। तो \0 आपका कैरेक्टर एरेज के अंदर यूज़ होता है। जब हम उनको एज अ सिंगल एरे यूज़ कर रहे होते हैं तो \0 यूज़ करते हैं। \0 क्या करता है, हमारे एरे के एलिमेंट्स को एंड कर देता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे अब उसको नल कैरेक्टर मिल गया, इसके बाद इसको पता है अब कोई वैल्यू नहीं है तो यहीं पे भी ये ब्रेक कर जाएगा। तो str अब हमारा फंक्शन सही काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कुछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। देखो यहाँ पे हमारा बस लेंथ भी 7 आ रही है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि हम ये कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है फंक्शंस के ऊपर, कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, इनलाइन फंक्शंस के ऊपर, और हाँ यही चीज़ें हैं, इनलाइन फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं भाई। देखो मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लास है स्टूडेंट। अब आपको पता है मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। चलो एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास, ठीक है। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर द इंटरफेस टू द क्लास। अब ये क्या लिखा है, इनकैप्सुलेटेड इन इट और पब्लिक मेंबर फंक्शन और इंटरफेस क्या होता है, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास एक क्लास है, ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है। यहाँ भी मेरे पास प्राइवेट है, ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास कुछ पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्लास एंड हो रही है। अब देखो प्राइवेट जो, अब देखो कंसेप्ट क्या है पीछे इनकैप्सुलेशन के बारे में, आपके प्राइवेट मेंबर्स सारे जितने भी हैं, ठीक है, और आपके पब्लिक मेंबर्स जितने भी हैं वो एक किसी कैप्सूल में बंद होना, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल क्लास क्या है, एक पूरी टेम्पलेट है जिसके अंदर प्राइवेट भी पड़ा हुआ है और पब्लिक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वो दोनों किसके अंदर पड़े हुए हैं, क्लास के अंदर पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स को एक ही जगह पे रखना, पुटिंग प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा मेंबर्स टुगेदर इन अ क्लास इनसाइड अ क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, इस इनकैप्सुलेटेड हुए हुए डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो इस इनकैप्सुलेटेड हुए हुए डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर द इंटरफेस ऑफ द क्लास, क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर्स तो एक्सेसिबल नहीं होते ना, तो पब्लिक ही हमारे पास एज अ इंटरफेस यूजर होते हैं। अब इंटरफेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपको नहीं पता कि गाड़ी इंटरनली कैसे स्टार्ट होती है, आपको इंटरफेस दिया गया है, चाबी लगाओ, गाड़ी को स्टार्ट करो और चलो, और एक्सीलेटर स्पीड पे मतलब स्पीड पे लेके जाओ उसको और हमारी गाड़ी रेडी है रन होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। हमें नहीं पता कि गाड़ी सीएनजी पे है या पेट्रोल पे है, ठीक है, हमें पता भी नहीं और ना ही पता करने की ज़रूरत है। अब मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, आपको पता है मेंबर फंक्शंस हमेशा पब्लिक होते हैं, ठीक है, वो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, और वो फंक्शंस होते हैं नॉर्मल फंक्शन जैसे हम बनाते हैं ना। हमारे पास अगर क्लास नहीं है, हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, वो सिंपल वैसे फंक्शंस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो क्लास के फंक्शन होते हैं, इसलिए उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और मेंबर फंक्शंस, उनको हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, उनको हम मेथड भी कहते हैं, उनको हम सिंपल फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन सिंपल फंक्शन हम नहीं कह सकते क्योंकि वो क्लास के फंक्शन है, इसलिए उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। क्योंकि मेरे फंक्शन है ना वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ये मेरे पास क्या कर देगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका std डॉट डिस्प्ले, ये क्या कर देगा, स्टूडेंट क्लास को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, स्टूडेंट क्लास को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट मेंबर फंक्शंस बनाने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जो मैंने आपको वीडियो रेफर की थी। एक होता है हम इनसाइड द क्लास बना लेते हैं, डिफाइन भी कर देते हैं, और एक होता है हम आउटसाइड द क्लास बनाते हैं। लेकिन अगर हमने आउटसाइड द क्लास बनाने होना तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी डेफिनेशन, उनकी जो डिक्लेरेशन है वो इनसाइड द क्लास लाजमी दें, ठीक है, उनकी डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास लाजमी दें।
अदरवाइज़ वो हमारे पास बाहर किसी भी काम बाहर हमारा कंपाइलर कभी भी नहीं पहचान पाएगा ये क्या चीज़ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, वैसे पिछली जो मैंने आपको वीडियो रेफर की थी ना उसके अंदर पढ़ा दिया था। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं रिटर्न टाइप, वही जो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। ये क्या है डिक्लेरेशन, ठीक है, ये क्या डिक्लेरेशन। और अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन कर रहे हैं इसकी, ओके। अब क्या है हमारे पास रिटर्न टाइप है, उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट, ओके। उसके बाद हम लगाते हैं कोलन कोलन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिकोड रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या बताता है हमारे पास कि जो स्टूडेंट क्लास के अंदर एक डिस्प्ले मेथड है ना उसको बुला लो, ठीक है। उसके बाद आता है कि फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद उसकी बॉडी आ गई। अब सिंपली हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। मैंने कहा स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, वही काम किया, स्टूडेंट क्लास को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लग गई हुई ये क्या चीज़ है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब देखो उसने वही बताया हुआ हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनसाइड द क्लास, ठीक है, ऐसे, और आउटसाइड द क्लास ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों ने बता दी हुई है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनलाइन फंक्शंस का। अब देखो नॉर्मल केस के फंक्शंस में क्या होता है, सिंपल देखो, अगर हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है ना, मैं इसको एक सेकंड रिमूव कर लूँ, ओके जी। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉइड फन है, मैं कोई क्लास नहीं बना रहा, आउटसाइड द क्लास में कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैंने कहा इसको सी आउट फन वन, ओके, ठीक है, और वॉइड फन टू, सी आउट, मैंने कहा फन टू, ओके, ओके जी। मैंने कहा वॉइड फन थ्री, ओके, मैंने कहा सी आउट फन थ्री, ठीक है, मैंने फन थ्री बना लिया। अब मैंने मेन के अंदर आया, मैंने यहाँ पे लिखा जी फन वन, फन टू, फन थ्री, ठीक है। मैंने 3 फंक्शन बना लिए, फन वन, फन टू, फन थ्री, ओके। मैंने 3 फंक्शन बना लिए। मैं इसको रन करता हूँ, क्या आएगा, सिंपल हमारे पास, सॉरी ये क्या है, फन वन यहाँ पे लिखा था मैंने, ओके जी, ये लो हो गया ठीक। इसको रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, फन वन, फन टू, फन थ्री, ओके, फन वन, फन टू, फन थ्री। अब देखो होता क्या इंटरनली, हमारा कंपाइलर करता क्या है, हमारा कंपाइलर करता है भाई एक फंक्शन कॉल स्टैक, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टैक के प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। अब फंक्शन कॉल स्टैक, स्टैक क्या होती है, स्टैक, स्टैक क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप 301 में पढ़ोगे इंशाल्लाह, डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। स्टैक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है भाई, वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब लीफो क्या बनाया, लीफो मतलब लास्ट इन, ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है स्टैक हमारा, ठीक है। स्टैक हमारा क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ओके। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया अब आपको पता है आपकी मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, आपकी एग्जीक्यूशन सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉल किया, इनके अंदर 3 फंक्शन लिखे, मैंने कहा फन वन, फन टू, फन थ्री, ठीक है। मैंने इनको लिख लिया यहाँ पे। अब मैं गया, अब देखो इंटरनली हमारा कंपाइलर कर क्या रहा है, कर क्या रहा है,
सबसे पहले मेन आया, ठीक है, उसने यहाँ पे मेन को ऐड कर दिया। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स की एग्जांपल लो, प्लेट्स हैं आपके पास, आप प्लेट्स रखते हो, पहले एक प्लेट रखी, उसके ऊपर एक प्लेट रखी, उसके ऊपर एक प्लेट रखी, उसके ऊपर एक प्लेट रखी, ठीक, इसी तरह आप लोगों ने प्लेट्स को जोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर भी प्लेट उठाओगे ना, बजाय इसके आप नीचे वाली जाके लास्ट से उठा दो। तो अगर आप लास्ट से उठाओगे तो खतरा हो सकता है कि प्लेट्स गिर भी सकती हैं, टूट भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट से उठा रहे हो, लेकिन आपने फर्स्ट लास्ट पे रखी थी, ठीक है, आपने फर्स्ट जो थी प्लेट ऊपर रखी थी वो लास्ट पे रखी थी ना। सबसे पहले आपने जो नीचे वाली थी वो रखी, उसके बाद उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, फिर जो आपने लास्ट पे रखी वो जो फर्स्ट वाली प्लेट थी वो आपने रख ली। लेकिन आप कह रहे हो वही फर्स्ट वाली प्लेट उठा रहे हो, वो जो लास्ट पे रखी थी आपने, ठीक है, जो आपने रखी थी फर्स्ट वो हमारे पास आउट हो गया, ठीक है। जो आपने लास्ट पे रखी थी उसको हमने क्या कर लिया, लास्ट इन कर लिया, और जो हमने फर्स्ट पे आप रख रही थी ना, लास्ट पे आप लोगों ने फर्स्ट प्लेट रखी थी उसको आप लोगों ने क्या कर लिया, आउट कर लिया। उसी तरह आप उठाते गए सारी प्लेट्स, उठाते गए और लास्ट पे जो हमारे पास प्लेट्स आई, हमारे पास मतलब वो सारी हमने प्लेट्स को उठा ली, ठीक है। तो ये एग्जांपल होती है हमारे पास। देखो हमारे पास एग्जांपल क्या है, देखो हमारे पास क्या है, मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या आएगा स्टैक के अंदर, यहाँ पे इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ, इंटरनल वर्किंग कंपाइलर की बता रहा हूँ, मेन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ओके, मेन फंक्शन आ जाएगा। अब मेन फंक्शन के अंदर कोई अगर वेरिएबल हमने बनाया तो वो उसके अंदर यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। अगर कोई हमने वेरिएबल वाई बनाया है, कोई स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेन फंक्शन के अंदर गया है, यहाँ पे मेन फंक्शन के देखो, अब उसके उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, और इस ब्रैकेट के बाद हमारे पास डिस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं स्टैक के थ्रू या हीप के थ्रू जहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन काम किसके थ्रू होता है, इस बॉडी के बाद, और डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, इस बॉडी के बाद, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये मेन फंक्शन है हमारे पास, मेन फंक्शन आया। अब देखो मेन फंक्शन के बाद हमारे पास स्टैक के ऊपर क्या आ गया, fun1 आ गया, ठीक है, fun1 आ गया। इस fun1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, fun1 कॉल्ड, ओके, ये लिखा हुआ ना हमने, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सॉरी यार, अब देखो हुआ क्या है, हमने fun1 बुलाया, ठीक है, fun1 को कॉल किया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, fun1 कॉल्ड, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, fun1 सिंपल fun1 हमने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुई, यहाँ पे आया, इस फंक्शन के अंदर गया, इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगले फंक्शन की तरफ गया, इसने अगले फंक्शन को स्टैक के ऊपर ऐड कर लिया, ठीक है, अगले फंक्शन को भी स्टैक के ऊपर ऐड कर लिया। यहाँ पे अब क्या आ गया, fun1 आ गया, ठीक है, fun2 आ गया, सॉरी fun2। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, fun2, हमने सी डॉट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, fun2 कॉल्ड, ओके, ठीक है। तो fun2 यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, कंपाइलर ने fun3 को कॉल कर लिया। चलो भाई fun3 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, fun3 आ गया। अब देखो fun1 fun2 और fun3 आ गया। अब देखो बारी किसकी, लास्ट पे कौन सा आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला, देखो, और ये क्या हमारे पास लास्ट पे है, ठीक है, ये लास्ट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट पे। अब आप क्या करोगे, प्लेट्स देख लो, प्लेट्स आप पहली उठाओगे या लास्ट वाली उठाओगे, नहीं ना, फर्स्ट, तो फर्स्ट विल बी आउट। अब क्या होगा, स्टैक से पहला फंक्शन उठा लिया जाएगा, ठीक है, पहला फंक्शन स्टैक से उठा लिया जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो पहला फंक्शन क्या हुआ, पहले फंक्शन की बॉडी हमने लास्ट पे इसको कॉल किया था ना, अब ये इसके अंदर गया और यहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो गया इस बॉडी के बाद। देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, देखो ये हमारे पास सीक्वेंस के साथ हमने क्या किया, इंसर्शन की, कंस्ट्रक्शन, और रिवर्स ऑर्डर में क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। आप लोग देख सकते हो लास्ट पे क्या था, fun3, तो fun3 क्या आ गया, यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया, उसके बाद fun2 निकल जाएगा, उसके बाद fun1 निकल जाएगा, उसके बाद मेन भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब fun2 निकलेगा, ओके, क्योंकि हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी है।
उसके बाद fun1 निकल जाएगा और उसके बाद मेन निकलेगा, हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास। अब देखो ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब इस चीज़ से बचने के लिए ना हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इनलाइन फंक्शंस का। अब इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शन के अंदर ये स्टैक वाला काम नहीं होता, बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इनलाइन फंक्शंस के अंदर ना स्टैक वाला काम नहीं होता। ठीक है, ये स्टैक वाला डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। बस इनलाइन फंक्शन इसीलिए यूज़ होते हैं कि वो कोड की एग्जीक्यूशन टाइम को लेस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं, हम एक इनलाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं कंपाइलर के साथ। यहाँ पे इधर देखो, हम इनलाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, ये इंटरनली बता रहा हूँ आपको, बस इंटरनली क्या कर देगा ये कभी भी हमारे पास हमेशा हमें स्टैक के अंदर फंक्शंस को नहीं रखेगा। ठीक है, स्टैक के अंदर नहीं रखेगा और ये जस्ट सिंपली हमें क्या उसे कहते हैं, स्टैक वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये कभी भी स्टैक वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारे पास इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं और इनलाइन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। स्टैक वाले फंक्शन को ये इंटरनली यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और स्पीड तेज़ होगी इसकी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शंस इज अ वे यूज्ड बाय कंपाइलर टू improve efficiency of the program. When functions normal are declared in line, normal process of function calling using stack is not followed. Okay, देखा यहाँ पे स्टैक को नहीं फॉलो किया जाता बस। ठीक है, in general we can say that the function code is added by compiler at all points where these functions have been called. ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ पे कंपाइलर अपना कोड ऐड कर देता है। वो क्या मतलब होता है उसका? कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनलाइन फंक्शंस इज दैट they are functions in our code but in compiler generated files. These functions code is added by compiler at all places where they were called in the code. Okay, ये वहाँ पे कॉल किए जाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कंपाइलर खुद ही अपने की तरफ से कुछ फाइल्स को जनरेट कर देता है और वहाँ पे जहाँ पे ये फंक्शंस इनलाइन कॉल किए गए हैं मेन के अंदर, वहाँ जाके ये इस कोड को ऐड कर देता है। बस इंटरनली यही है। नॉर्मली स्मॉल साइज फंक्शंस दैट नीड टू बी कॉल्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर डिक्लेयर्ड इनलाइन। अब जितने भी स्मॉल साइज के फंक्शन हो गए हमेशा हमने उनको इनलाइन बनाना है। अब स्मॉल साइज का क्या मतलब है? आपके फंक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट्स ना यूज़ हो रही हो, कम्प्लेक्स कोड ना हो, आपके फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए बताता हूँ आपको। आपके फंक्शंस के अंदर लूप ना यूज़ हो रही हो। ठीक है, आपके फंक्शंस के अंदर स्विच स्टेटमेंट ना यूज़ हो रही हो आपके फंक्शंस के अंदर कभी भी गो टू स्टेटमेंट्स ना यूज़ हो रही हों। इस केस में वो फंक्शन कंपाइलर आप इनलाइन कीवर्ड लिखो भी ना तो उनको इनलाइन नहीं करेगा, वही काम होगा जो स्टैक के ऊपर हो रहा था। ठीक है, और वही सारा प्रोसीजर होगा। आपको कंपाइलर को काफ़ी टाइम लगेगा, आप बेचारे को काफ़ी दिक्कत आएगी, मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनलाइन का कीवर्ड लगा देते हैं और कंपाइलर को रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि इसको इनलाइन कर दो, क्योंकि ये एक लाइन का कोड है, उसको हमने लगा दें चलाना बस। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद कहता है कीवर्ड इनलाइन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट कंपाइलर टू मेक अ फंक्शन इनलाइन। अब ये कीवर्ड इनलाइन यूज होता है कि हम फंक्शन को कंपाइलर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इस फंक्शन को इनलाइन कर दो। However, using inline keyword with function does not guarantee that function will definitely inline. अब ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन उसको इनलाइन बनाता है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। इफ इट फाइंड्स इट कैन मेक इनलाइन फंक्शन इट डज सो, अदरवाइज इट इग्नोर्स। ओके, अदरवाइज ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा द कीवर्ड इनलाइन एंड ट्रीट द फंक्शन एज नॉर्मल फंक्शन। वही नॉर्मल फंक्शन होगा, स्टैक कॉल होगा, पहला फंक्शन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर जो लास्ट पे है वही उड़ा और आहिस्ता आहिस्ता सारे उड़ते गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, फंक्शन कॉल को नहीं ले रहा। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे पास डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है इसकी। ठीक है, इंटरनली ऐसे काम हो रहा है, ये फंक्शन कॉल स्टैक को फॉलो नहीं कर रहा। सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी डेफिनेशन हम
डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इनलाइन फंक्शंस का। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन। अब जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस इनसाइड द क्लास होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, ठीक है। जो फंक्शन आपके इनसाइड द क्लास होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। आप उनके साथ इनलाइन कीवर्ड लिखो या ना लिखो, ये आपकी मर्ज़ी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं। इन केस वी डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास देन वी मस्ट यूज़ कीवर्ड इनलाइन टू मेक दैट फंक्शन इनलाइन। अगर हम हमारे फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उन फंक्शन के साथ इनलाइन का कीवर्ड लिख लें। हाउएवर कंपाइलर डिसाइड्स वेदर इट विल इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस कोड एज इनलाइन और नॉट। बल्कि ये अब ताहम ये कंपाइलर पे ही डिपेंडेंट होता है कि ये उनको इनलाइन करेगा या नहीं, जब हम उनको आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं। सिंपल, आपको पता है सेट रोल नंबर क्या होते हैं, आपने पीछे वो जो रेफर की थी वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हम इनलाइन कीवर्ड नहीं लिख रहे, यहाँ पे क्या फंक्शन जो सेट रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली इनलाइन हो गया कंपाइलर के थ्रू। मतलब ये स्टैक को फॉलो नहीं करेगा। स्टैक में क्या था, पहले फंक्शन आते फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इनलाइन फंक्शन जो है वो आउटसाइड द क्लास कैसे करते हैं, हम इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं या तो डेक्लेरेशन के टाइम के ऊपर, ठीक है। अगर डेक्लेरेशन के टाइम के ऊपर नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, फिर डेफिनेशन के टाइम के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ सारा। मैंने यहाँ पे क्लास ली, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिया, पब्लिकली आपको पता है फंक्शन हम लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा वॉइड डिस्प्ले, ओके, तो ये सिंपली डिस्प्ले कर रहा है स्टूडेंट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनसाइड द क्लास है तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है। इनसाइड द क्लास है, ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है, ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है। अब मैं अगर इसके साथ इनलाइन लिख दूँ तो कोई मसला नहीं, तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। तब भी वर्क करेगा। तब हमने खुद बता दिया कंपाइलर्स को इनलाइन रखो, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन था। क्लास के मेंबर्स हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, ओके। मैं इसको डिक्लेयर तो इधर कर देता हूँ, डिक्लेयर तो इधर कर ही देता हूँ। मैं इसको आउटसाइड द क्लास इन डिफाइन करता हूँ। इसकी डेफिनेशन आपको पता है कैसे, रिटर्न टाइप क्लास नेम एंड देन फंक्शन नेम, ओके। मैंने कहा स्टूडेंट, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे इनलाइन लिख सकता हूँ। मैंने उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसको भी इनलाइन ट्रीट कर लेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनलाइन नहीं लिखता, अब मैंने क्या किया, जस्ट डिक्लेरेशन की है, अब बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन नहीं हुए क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन बाहर कर दी है, तो वो इनलाइन नहीं है, वही स्टैक वाला काम हो रहा है। तो मैंने कहा एग्जीक्यूशन टाइम अच्छा करने के लिए इसको इनलाइन कर दो। ये ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे चलाना तो ऐसे भी चल जाएगा। आप अगर ऐसे चलाना चाहते हो ऐसे, तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी वर्क कर जाएगा, ऐसे भी वर्क करता है। और हम इसको चलाना चाहते हैं हम अगर ऐसे, तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी वर्क कर जाएगा, अंडरस्टैंड। तो यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं यहाँ पे, ओके। अब तो ये तो था हमारा इनलाइन कीवर्ड, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने पीछे भी पढ़े हुए हैं। कंस्ट्रक्टर्स सेम नेम एज द क्लास नेम, ठीक है। तो मैं तो अब यही कहूँगा आपसे कि इस कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसके अंदर मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कैरेक्टर अरे के थ्रू, जो सारा डिफ़िकल्ट सी कोडिंग है बुक के ऊपर, तो हम सारी यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सो आई होप यहाँ तक इसका यहाँ पे काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और हम 8 और 9 इकट्ठा कर रहे होंगे, डोंट वरी। हम 9 चैप्टर भी साथ ही उड़ा देंगे। ये 8 चैप्टर का आता है, लेकिन आप यूँ ही समझ लो कि अगली वीडियो आपकी 9 चैप्टर की ही होगी, सिंपल, ओके। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, बताना कहीं इशू हो रहा हो तो।